किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था दोस्तों? तो मेगास्थनीज था, ठीक है, जो यूनान से आया था। किस विदेशी यात्री ने भारत का सबसे पहले दौरा किया था? मेगास्थनीज ने, ठीक है। प्राचीन भारत में कौन सा विद्या का केंद्र नहीं था? तक्षशिला था, विक्रमशिला था, नालंदा था। ओके, नालंदा था दोस्तों, मौर्यकालीन, ठीक है, विक्रमशिला पालकालीन, और ये तक्षशिला मौर्यकालीन। ये सब तो पता है। शून्य की खोज किसने की थी? देखिए, इनमें से कोई नहीं है। देखिए, जनरली ये सब आर्यभट्ट का आंसर बोलता है, ठीक है, लेकिन इसमें डी दे दिया है। ओके, अगर इसमें कोई और ऑप्शन देता तो इसमें आर्यभट्ट को मारते, लेकिन इसमें दे दिया इनमें से कोई नहीं, तो उसको डी मारिए। क्यों? क्योंकि बहुत सा ऐसा लोग हैं जो शून्य की खोज पर ऑब्जेक्शन लगाता है। ओके, जैसे कि एक जगह सबूत मिला था, उसका जगह का नाम याद नहीं है, वो अमेरिकन गणितज्ञ था, उसको वो खोजा था, ठीक है, अमेरिका से नहीं, किसी और स्थान से। महापाषाण संस्कृति, जिसे चालकोटिक एज कहते हैं, 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व होता है। महापाषाण संस्कृति 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व होता है। महापाषाण संस्कृति जो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व होता है, हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे क्या? बड़े बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियाँ, यानी कब्र को बड़े बड़े पत्थर से घेर दिया जाता था, ठीक है, चालकोटिक एज में। 1500 से 1000 ईसा पूर्व में, 1500 से 1000 पूर्व में दक्षिण भारत के ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है। हमें किस भारत से परिचित कराती है? दक्षिण भारत के। ओके, दक्षिण भारत के ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है कि हाँ, दक्षिण में भी ऐसा ही था, बड़े बड़े पत्थरों से कब्रों को क्या कर दिया जाता था? ढक दिया जाता था, ठीक है। महापाषाण संस्कृति का काल क्या है? 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व होता है, ठीक है। चालकोटिक एज का काल क्या है? 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व होता है। किस पुस्तक को 15 भारतीय या 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया गया था? पंचतंत्र को 40 विदेशी भाषा में और 15 भारतीय भाषा में किसे किया गया है? पंचतंत्र को। 15 भारतीय भाषा में और 40 विदेशी भाषा में अनुवाद किसे किया गया है? पंचतंत्र को। 15 भारतीय 40 विदेशी भाषाओं में किसे अनुवाद किया गया है? पंचतंत्र को। न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? सिक्कों के अध्ययन करने का कहते हैं। सिक्कों या धातुओं के अध्ययन को कहते क्या? न्यूमिस्मेटिक कहते हैं, ठीक है। न्यूमिस्मेटिक सिक्के व धातुओं के अध्ययन को कहते हैं। न्यूमिस्मेटिक कैसे कहते हैं? सिक्कों व धातुओं के अध्ययन को। हितोपदेश के लेखक कौन है? नारायण पंडित है। हितोपदेश के लेखक कौन है दोस्तों? नारायण पंडित है। हितोपदेश के लेखक कौन है? नारायण पंडित है। हितोपदेश के लेखक कौन है? नारायण पंडित है दोस्तों। हितोपदेश के लेखक कौन है? नारायण पंडित है। हितोपदेश के लेखक कौन है? नारायण पंडित है। नारायण पंडित क्या लिखा है? हितोपदेश के लेखक नारायण पंडित है। नारायण पंडित ने क्या लिखा है? हितोपदेश लिखा। नारायण पंडित ने क्या लिखा है? हितोपदेश लिखा। नारायण पंडित ने क्या लिखा है? हाँ दोस्तों, क्या बताइएगा आप, नारायण पंडित ने क्या लिखा है? क्या लिखा है नारायण पंडित ने? हितोपदेश। नाट्यशास्त्र की रचना किसने की है? भरत मुनि ने। नाट्यशास्त्र की रचना किसने की है? भरत मुनि ने। नाट्यशास्त्र की रचना किसने की है? भरत मुनि ने। नाट्यशास्त्र की रचना किसने की है? भरत मुनि ने। भरत मुनि ने क्या लिखा है? नाट्यशास्त्र। भरत मुनि ने क्या लिखा है? नाट्यशास्त्र। भरत मुनि ने क्या लिखा है?
भरत मुनि ने क्या लिखा है? नाटक का शास्त्र है। भरत मुनि ने क्या लिखा है? नाट्य शास्त्र लिखा है। विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? 58 ईसा पूर्व से। विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ है? 58 ईसा पूर्व में चालू हुआ दोस्तों, ठीक है। विक्रमादित्य चलाया था। विक्रम संवत प्रारंभ 58 ईसा पूर्व में चलाया था, जो काफ़ी हद तक मैथमेटिकली सही है। विक्रम संवत का प्रारंभ कब हुआ था? 58 ईसा पूर्व में। 58 ईसा पूर्व में किसका आरंभ हुआ था? विक्रम संवत का। 58 ईसा पूर्व में किसका आरंभ हुआ था? विक्रम संवत का। 58 ईसा पूर्व में किसका आरंभ हुआ था? 58 ईसा पूर्व में किसका आरंभ हुआ था? 58 ईसा पूर्व में किसका आरंभ हुआ था? विक्रम संवत का। ओंकार वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? कंबोडिया में है। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? कंबोडिया में है। ओके। पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन क्या थे? शिकार था दोस्तों। पूरा पाषाण काल, ओके, काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन क्या थे? शिकार था। पूरा का पाषाण काल में देखे होंगे दशरथ को, वो क्या करता है? शिकार करता है, ठीक है। तो वो क्या करता है? शिकार करता है। तो आप ऐसे समझ सकते हो, पूरा पाषाण काल में आदि मानव के अनुसार जोड़ सकते हैं, ये अनुसार साधन थे। मात्र ट्रिक याद करिएगा। पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन क्या थे? शिकार था। किसको चालकोथिक एज कहते हैं? ताम्र पाषाण काल को, ठीक है। पूरा पाषाण काल को क्या कहा जाता है? चालकोथिक एज कहा जाता है। सॉरी, ताम्र पाषाण युग को ताम्र पाषाण एज को चालकोथिक एज कहा जाता है। ताम्र पाषाण काल को कहा जाता है, ठीक है। ताम्र पाषाण काल को चालकोथिक एज कहा जाता है। ताम्र पाषाण काल को क्या कहा जाता है? ताम्र पाषाण काल को क्या कहा जाता है? चालकोथिक एज कहा जाता है। ताम्र पाषाण काल को क्या कहा जाता है? चालकोथिक एज कहा जाता है, ओके। ताम्र पाषाण काल को क्या कहा जाता है? चालकोथिक एज। चालकोथिक एज किसे कहते हैं? ताम्र पाषाण काल को। स्वप्न वास वधता के लेखक कौन है? भवभूति है दोस्तों, या भास है, बताइए, या कालिदास? तो भास है। स्वप्न वास वधता के लेखक कौन है? भास है। स्वप्न वास वधता के लेखक कौन है? भास है। स्वप्न वास वधता के लेखक कौन है? स्वप्न वास वधता के लेखक कौन है? स्वप्न वास वधता के लेखक कौन है? भास है। भास ने क्या लिखा है? स्वप्न वास वधता। भास ने क्या लिखा है? स्वप्न वास वधता। भास ने क्या लिखा है? भास ने क्या लिखा है? भास ने क्या लिखा है? स्वप्न वास वधता। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध है? बौद्ध धर्म के लिए। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध है? बौद्ध दर्शन के लिए। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध है? बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। उस स्रोत का नाम बतलाए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। तो व्यापारिक मार्गों पर कौन मौन है दोस्तों? 15 का बी है, ठीक है ना। मिलिंद पन्ह। उस स्रोत का नाम बताया जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। व्यापारिक मार्गों पर मौन कौन है? मिलिंद पन्ह है, ठीक है। व्यापारिक मार्गों के पर मौन कौन है? मिलिंद पन्ह है। व्यापारिक मार्गों पर मौन कौन है? मिलिंद पन्ह है। टवर्गीय आधार न हो, मिलिंद पन्ह है होता है, ठीक है। उस स्रोत का नाम बताए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। आधुनिक मानव के पूर्वज
कौन क्या कहलाते हैं? तो क्रो मैग्नन मनुष्य कहलाते हैं, ठीक है। क्रो मैग्नन ह्यूमन कहलाते हैं। आधुनिक मानव के हाल के पूर्वज कौन है? क्रो मैग्नन मनुष्य है, ठीक है। आधुनिक मानव के हाल ही का पूर्वज कौन है? क्रो मैग्नन मनुष्य है। आधुनिक मानव के हाल ही का पूर्वज क्रो मैग्नन मनुष्य को कहते हैं। आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज को क्या कहते हैं? आधुनिक मानव के हाल के पूर्वज को क्या कहते हैं? क्रो मैग्नन मनुष्य। आधुनिक मानव के हाल के पूर्वज को क्या कहते हैं? क्रो मैग्नन मनुष्य। क्रो मैग्नन मनुष्य क्या है? आधुनिक मानव का हाल का पूर्वज है। क्रो मैग्नन मनुष्य क्या? आधुनिक मानव का हाल का पूर्वज। क्रो मैग्नन मनुष्य कौन है? आधुनिक मानव का हाल का पूर्वज है। क्रो मैग्नन मनुष्य किसे कहते हैं? क्रो मैग्नन मनुष्य कहते हैं। आधुनिक क्रो मैग्नन मनुष्य को क्या कहते हैं? आधुनिक मानव का हाल का पूर्वज। क्रो मैग्नन मनुष्य को क्या कहते हैं? ईसा की प्रारंभिक सदियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरास्थल की खुदाई से प्राप्त होती है? तो 17 में देखो डी हुआ था, ठीक है, अरिका मेडू में। ओके। ईसा की प्रारंभिक सदियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंध थे की सूचना किस पुरास्थल की खुदाई से प्राप्त हुई थी? भारत और रोम के बीच अरिका मेडू से। भारत और रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंध थे, ये पता चलता अरिका मेडू से। भारत और रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंध थे, ये पुरास्थल की खुदाई की गई है। कहाँ? अरिका मेडू में। भारत और रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंध थे की सूचना किस पुरास्थल की खुदाई से प्राप्त होती है? तो अरिका मेडू से। भारत और रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंध की सूचना किस पुरास्थल की खुदाई से प्राप्त होती है? अरिका मेडू से। अरिका मेडू से क्या पता चलता है? भारत और रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंध। अरिका मेडू से क्या पता चलता है? भारत और रोम के बीच व्यापारिक संबंध। अरिका मेडू की खुदाई से क्या पता चलता है? भारत और रोम के बीच व्यापारिक संबंध। अरिका मेडू के खुदाई से क्या पता चलता है? भारत और रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंध पता चलता। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप कौन है? तो ब्राह्मणी है, ठीक है। आधुनिक ब्राह्मणी कहा जाता है देवनागरी लिपि का, ठीक है। आधुनिक देवनागरी लिपि को प्राचीनतम रूप कौन है? ब्राह्मणी है। ब्राह्मणी क्या? आधुनिक देवनागरी लिपि है। ब्राह्मणी क्या है? आधुनिक देवनागरी लिपि है। ब्राह्मणी क्या है? आधुनिक देवनागरी लिपि है। ब्राह्मणी क्या है? ब्राह्मणी क्या है? आधुनिक देवनागरी लिपि है। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन था? तो जौ था या फिर चावल था। मानव द्वारा प्रयुक्त अनाज कौन था? तो चावल था। मानवों द्वारा सबसे पहला प्रयुक्त अनाज कौन था? तो चावल था। मानवों द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन था? चावल था। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन था? मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन था? मानवों द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन था? चावल था। चावल क्या था? मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त होने वाला अनाज। ओके। मानवों द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त चावल अनाज कौन था? तो चावल था। चावल क्या था? मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त होने वाला अनाज। चावल क्या था? सर्वप्रथम प्रयुक्त होने वाला अनाज। चावल क्या था? मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त होने वाला अनाज था। रवि कीर्ति किस, देखिए बोल रहा है, सुमेलित करना है। ओके। रवि कीर्ति किसके शासनकाल में निर्माण हुआ था, ये बताना है। तो 20 का मेरा आंसर होगा सी दोस्तों, ठीक ना।
20 का कौन होगा? सी, जो गलत लिखा हुआ। रवि कीर्ति जो पुलकेशिन द्वितीय के समय में हुआ था। ओके। भावभूति कन्नौज के यशोवर्मन के समय में हुआ था। भावभूति ये कन्नौज के यशोवर्मन के समय में हुआ था। दंडी नरसिंह वर्मन के समय में हुआ था। ओके। काव्य शैली की प्राचीनता नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? तो रुद्रदमन के अभिलेख से मिलता है। कविता शैली का सबसे प्राचीनतम रूप किससे मिलता है? तो रुद्रदमन से मिलता है। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख से मिलता है? रुद्रदमन के अभिलेख से मिलता है। काव्य शैली के प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख से मिलता है? काव्य शैली की प्राचीनता नमूना किसके अभिलेख से मिलता है? काव्य शैली की प्राचीनता नमूना किसके अभिलेख से मिलता है? रुद्रदमन के अभिलेख से मिलता है। रुद्रदमन के अभिलेख से क्या मिलता है? कविता की प्राचीनतम शैली। रुद्रदमन के अभिलेख से क्या मिलता है? कविता की प्राचीनतम शैली। रुद्रदमन के अभिलेख से क्या मिलता है? कविता की प्राचीनतम शैली। कौन सा बंदर कहा? पोडेक्यू या पोडेके के नाम से द पेरिप्लस ऑफ द इरिसियन सी मतलब लाल सागर का भ्रमण के अज्ञातनामा के लेखक कौन है? तो अरिका मेडू है दोस्तों। कौन है? अरिका मेडू है। ओके। अरिका मेडू क्या है? पूरा स्थल है। अरिका मेडू ने लिखा था द पेरिप्लस ऑफ द इरिसियन सी। ठीक है। द पेरिप्लस ऑफ द इरिसियन सी यहाँ तो लाल सागर का भ्रमण पोडके के नाम से जाना जाता है। पोडेक्यू के नाम से जाना जाता है। पेरिस ऑफ द इरिसियन सी, पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी, लाल सागर का भ्रमण। पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी, लाल सागर का भ्रमण के अज्ञातनामा के लेखक कौन है? तो अरिका मेडू है। अरिका मेडू एक स्थल है। वहाँ से क्या प्राप्त हुआ? वहाँ से भारत और रोम के बीच व्यापारिक संबंध के बारे में पता चलता है। ओके। आधुनिक देवनागरी लिपि ब्राह्मणी लिपि कहलाती है। मानव द्वारा प्रयुक्त होने वाला सर्वप्रथम अनाज चावल है। रवि कीर्ति पुलकेशिन द्वितीय संबंध रखता है। भावभूति कन्न के यशोवर्मन से संबंध रखता है। दंडी नरसिंह वर्मन से संबंध रखता है। आधुनिक मानव के हाल के पूर्वज क्रो-मैग्नन मनुष्य को कहते हैं। उस स्रोत का नाम बताएं जो प्राचीनतम भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। मिलिंद प्रोहोम नालंदा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध है बौद्ध धर्म के दर्शन के लिए। किसको चालकोटिक एज कहते हैं? देखिए, ताम्रपाषाण को कहते हैं। ठीक है। पूरा पाषाण को कहते हैं पाला इलियोथिक एज। ठीक है। पालियोथिक एज कहते हैं। पाला इलियोथिक एज कहते हैं। पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन शिकार थे। अंकोर वाट मंदिर कहाँ है? कंबोडिया में। विक्रम सन 58 ईसा पूर्व में चला था। 58 ईसा पूर्व में। नाट्य शास्त्र की रचना भरत मुनि। हितोपदेश के लेखक कौन है? नारायण पंडित है। हितोपदेश के लेखक नारायण पंडित से। न्यूमिस्मेटिक्स के क्या है? सिक्कों व धातुओं के अध्ययन है। 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है पंचतंत्र। 40 विदेशी भाषा, 15 भारतीय भाषा में। महापाषाण जिसे मैग्लियोथिक एज कहते हैं। मैग्लियोथिक एज कहते हैं महापाषाण। मैग्लियोथिक एज कितना था? 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक, यानी महापाषाण संस्कृति हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है जहाँ मैग्लियोथिक काल में यानी महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाने वाले क्या थे? बड़े बड़े पत्थरों से घिरी हुई समाधि थी। चालकोटिक एज में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के फर्श के नीचे किस तरह दफनाकर रखते थे? महाराष्ट्र के लोग दोस्तों। ठीक है। चालकोटिक एज में बोल रहा किसके बारे में? महाराष्ट्र के बारे में, जो उत्तर से दक्षिण की ओर दफनाकर रखते थे। ओके। उत्तर से दक्षिण की ओर चालकोटिक एज में महाराष्ट्र में लोगों को दबा करके मृतकों को फर्श के नीचे रखते थे।
चालकोटी की एज में, कौन से एज में? चालकोटी की एज में, कौन से? चालकोटी की एज में कि कौन से एज में? चालकोटी के यानी ताम्रपाषाण काल में। ओके। महाराष्ट्र के लोग उत्तर से दक्षिण की ओर रखते थे। कहाँ के लोग? महाराष्ट्र के लोग। कहाँ के लोग? कहाँ के लोग? महाराष्ट्र की ओर। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? गुफाओं के शैल चित्र के लिए। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं को शैल चित्र के लिए। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं को शैल चित्र के लिए। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के चित्र के लिए। गुफाओं के चित्र के लिए कौन प्रसिद्ध है? भीमबेटका। गुफाओं के शैल चित्र के लिए कौन प्रसिद्ध है? भीमबेटका। गुफाओं के शैल चित्र के लिए कौन प्रसिद्ध है? भीमबेटका। गुफाओं के शैल चित्र के लिए कौन प्रसिद्ध है? गुफाओं के शैल चित्र के लिए कौन प्रसिद्ध है? गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध कौन है? भीमबेटका। रामेश्वरम कहाँ है? तमिलनाडु में। द्वारका कहाँ है? गुजरात में। सारनाथ कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। महाकाल मंदिर कहाँ है? मध्य प्रदेश में। ओके। तो ए का 2 तमिलनाडु में, रामेश्वरम में। ओके। द्वारका में, गुजरात में। द्वारका कहाँ है? गुजरात में। सारनाथ उत्तर प्रदेश में। महाकाल मंदिर मध्य प्रदेश में है। मालती माधव के लेखक कौन थे? तो मालती माधव के लेखक 26 का बी है दोस्तों। ठीक है। भवभूति है। मालती माधव के लेखक कौन है? 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 मालती माधव के लेखक कौन है? भवभूति है। मालती माधव के लेखक कौन है? मालती माधव के लेखक कौन है? मालती माधव के लेखक कौन है? भवभूति है। ठीक है। स्वप्न वासवदत्ता के लेखक कौन है? तो भास है। ओके। स्वप्न वासवदत्ता के लेखक कौन है दोस्तों? तो भास है। और भवभूति जो है मालती माधव के लेखक है। भवभूति क्या है? मालती माधव के लेखक। स्वप्न वासवदत्ता के लेखक भास है। तो मालती माधव के लेखक भवभूति। भवभूति ने क्या लिखा है? मालती माधव। भवभूति ने क्या लिखा है? मालती माधव। भवभूति ने क्या लिखा है? मालती माधव। भवभूति ने क्या लिखा है? भवभूति ने क्या लिखा है? भवभूति ने क्या लिखा है? मालती माधव। ओके। भास ने क्या लिखा है? स्वप्न वासवदत्ता। नवीनतम कौन सा नवीनतम समझाता है? तो क्रो मैग्नन मानव को नवीनतम समझा जाता है। नवीनतम किसे समझा जाता है? तो क्रो मैग्नन मानव को। क्रो मैग्नन मानव को क्या कहा जाता है? नवीनतम समझा जाता है। क्रो मैग्नन मानव को क्या कहा जाता है? क्रो मैग्नन मानव को क्या कहा जाता है? क्रो मैग्नन मानव को क्या कहता है? नवीनतम समझा जाता है। इतिहास के फिदा हेरोडोटस है। ठीक है। हेरोडोटस। इतिहास के पिता कौन है? सही अर्थों में किसे दी गई है? हेरोडोटस को। इतिहास के पिता सही अर्थों में किसे दिया गया है? हेरोडोटस को। इतिहास के पिता की पदवी सही अर्थों में किसे दिया गया है? हेरोडोटस को। इतिहास के पिता की पदवी सही अर्थों में किसे दिया गया है? इतिहास के पिता की सही पदवी किसे दिया गया है? हेरोडोटस को। इतिहास के पिता पदवी सही अर्थों में किसे दिया गया है?
हेरोडोटस को जाता है। हेरोडोटस क्या है? इतिहास के पिता है। हेरोडोटस को क्या है? इतिहास के पिता है। प्राचीन नगर तक्षशिला किसके बीच स्थित है? सिंधु और झेलम के बीच में। ठीक है। प्राचीनतम नगर तक्षशिला किसके बीच स्थित है? सिंधु और झेलम के बीच में है। सिंधु और झेलम के बीच में है। कौन? तक्षशिला। तक्षशिला कहाँ पर है? सिंधु और झेलम के बीच में। तक्षशिला कहाँ है? सिंधु और झेलम के बीच में। तक्षशिला कहाँ है? सिंधु और झेलम के बीच में। तक्षशिला कहाँ है? तक्षशिला कहाँ है? सिंधु और झेलम के बीच में। अंग्रेजों में से कौन था जिसने सर्वप्रथम भगवद गीता को अंग्रेजी में अनुवाद किया था? तो अंग्रेजी में अनुवाद करने वाला पहला व्यक्ति कौन है दोस्तों? चार्ल्स विल्किंस है। भगवद गीता को भगवद गीता को अंग्रेजी में अनुवाद करने वाला कौन था पहला? चार्ल्स विल्किंस है। भगवद गीता को अंग्रेजी में करने के लिए अंग्रेजी में अनुवाद किया था किसने? सर्वप्रथम चार्ल्स विल्किंस ने। भगवद गीता को किसने सर्वप्रथम अंग्रेजी में किया था? चार्ल्स विल्किंस ने। प्राचीन भारतीय अभिलेखों में कौन एक खाद्यान्न को देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही उद्देश्य है? तो सहगौरा का अभिलेख है। ठीक है ना, जो पाकिस्तान में है। वहाँ से पता चलता है कि भारतीय अभिलेखों में कौन सा खाद्यान्न को देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखता था। संकट काल में इसे सुरक्षित रखा जाता था। सहगौरा चालकोथिक एज से मिलता है। ठीक है, सहगौरा चालकोथिक लेटर से मिलता है। एक खाद्यान्न को देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखा जाता था। यह शाही उद्देश्य कहाँ लिखा है? तो सहगौरा ताम्रपत्र में लिखा हुआ। किस में लिखा हुआ है? सहगौरा ताम्रपत्र में लिखा हुआ है। भारत में निम्नलिखित के आने के सही कार्यक्रम क्या है? तो देखिए, सबसे पहले आए थे नगर की संस्कृति। ठीक है, नगर की संस्कृति आया था। फिर आया था लोहे का हल। ठीक है, फिर आहत मुद्राएं आई थी। ठीक है, नागर संस्कृति के बाद कौन है? लोहे का हल आया था। नगर संस्कृति के बाद लोहे का हल। नगर संस्कृति के बाद लोहे का हल आया। नगर संस्कृति के बाद लोहा का हल आया। ठीक है, यह संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में शाही उपदेश है। संकट काल में रखने वाला शाही उपदेश था। ओके, तो इस प्रकार सीक्वेंस है। नगर संस्कृति, लोहे का हल, चांदी के सिक्के और सोने के सिक्के। प्राचीन भारत में कौन सी एक लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी? तो खरोष्टी लिपि थी। दाईं से बाईं कौन सी लिपि लिखी जाती थी? खरोष्टी लिपि में। ओके, प्राचीन भारत में कौन सी लिपि है जो दायां से बायां लिखा जाता था? खरोष्टी लिपि को। ठीक है, देवनागरी लिपि को ब्राह्मी लिपि कहते हैं। और एक लिपि जो दाईं से बाईं की ओर लिखा जाता है वह खरोष्टी लिपि कहलाता है। ओके, कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था? तो व्यापारियों का निगम कौन सा दोस्तों? तो मणिग्राम था। कौन था? मणिग्राम। प्राचीन भारत में व्यापारियों का एक निगम था जिसे क्या कहते हैं? मणिग्राम।
प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था जिसे क्या कहते हैं? मणिग्राम। प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था जिसे कहते हैं मणिग्राम। प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था जिसे क्या कहते हैं? मणिग्राम। प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था उसे क्या कहते हैं? प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था उसे क्या कहते हैं? मणिग्राम कहते हैं। मणिग्राम क्या था? प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था। मणिग्राम क्या था? प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था। ओके, प्राचीन भारत में व्यापारियों का एक निगम था। खरोष्ठी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। कौन सी लिपि दाईं से बाईं लिखी जाती है? तो खरोष्ठी लिपि। पुलकेशिन वन का बादामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो वर्ष होगा कौन सा? तो ए होगा, ठीक है, 601 में। देखिए, पुलकेशिन वन का बादामी शिलालेख कहाँ है? बतापी शिलालेख, ये कर्नाटक में है दोस्तों, ठीक है। पुलकेशिन वन का, जिसे बादामी शिलालेख कहते हैं, ठीक है। और इसका जो कर्नाटक में है 465 दिनांकित है शक वर्ष में, और इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना है तो वर्ष कितना हो जाएगा? 601 हो जाएगा। ओके, तो 11 में से 5 गए, 6 1 3 9 जुड़ता है। इसको आप एडिशन कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, पता चल जाएगा, ठीक है, कि कितना ऐड हुआ है। ओके, 601 संवत हो जाएगा। सूची 1 सूची 2 को मिलाना है। गुप्त संवत और सूची 2 में मिलाना है। तो 36 का ए होगा दोस्तों, ठीक है। गुप्त संवत देवगढ़ में है, ठीक है। गुप्त संवत जो देवगढ़ से संबंधित है, गुप्त संवत है जो देवगढ़ में है। गुप्त संवत कहाँ है? देवगढ़ में। गुप्त संवत देवगढ़ से संबंधित है। गुप्त संवत देवगढ़ से। चंदेल जो है खजुराहो से संबंधित है। चंदेल राजपूत ने खजुराहो बनाया था मंदिर, ठीक है। तो गुप्त संवत देवगढ़ से संबंधित है। और चंदेल ने खजुराहो, चालुक्य ने बादामी, ठीक है। चालुक्य ने बादामी जो पुलकेशिन वन से संबंधित है, बादामी से संबंधित है। चालुक्य क्या है? बादामी से संबंधित है। चालुक्य क्या है? बादामी से संबंधित है। ओके, पल्लव जो पनमैले से संबंधित है। पल्लव जो है पनमैले से संबंधित है। पल्लव क्या है? पनमैले से संबंधित है। इससे पहले मैंने पल्लव के बारे में बताया था। एक ये इसका मंदिर बहुत ज़्यादा चर्चित है, कौन सा है? जरा नाम बताइएगा। पल्लव पनमैले से संबंधित है। चालुक्य बादामी से संबंधित है। गुप्त देवगढ़ से संबंधित है। ओके, चंदेल चंदेल जो है खजुराहो से संबंधित है। देवगढ़ से कौन संबंधित है? गुप्त। खजुराहो से चंदेल, पनमैले से पल्लव और बादामी से चालुक्य। बादामी से कौन संबंधित है? पनमैले से कौन संबंधित है? खजुराहो से कौन संबंधित है? देवगढ़ से कौन संबंधित है? गुप्त। देवगढ़ से गुप्त, खजुराहो से चंदेल, पनमैले से पल्लव, बादामी से चालुक्य।
चेर और चेर का जो राजधानी था कौन था? करवांजी था, करयूर था या वांजी था? चेर की राजधानी कौन थी? करयूर था या वांजी था? चेर की राजधानी कौन थी? करयूर कहिए या वांजी कहिए, चेर की राजधानी कौन थी? चेर की राजधानी कौन थी? वांजी थी, ठीक है, या करयूर कहिए। करयूर, चेर की राजधानी करयूर। यूर से यूर देख रहे, चेर का से यूर हो गया। चोल का राजधानी पूहर थी, जो कावेरी पट्टनम एवं उरे यूर कहिए, ठीक है। चोल की राजधानी पूहर भी थी या कावेरी पट्टनम भी थी या उरे यूर भी, ठीक है। चोल की राजधानी रह चुकी है। चोल की राजधानी पूहर भी रह चुकी है, कावेरी पट्टनम भी रह चुके हैं, उरेयूर भी रह सकती है। पूहर, कावेरी पट्टनम, पूहर या कावेरी पट्टनम कहिए, ठीक है। पूहर कहिए या कावेरी पट्टनम कहिए एवं उरेयूर है, ये चोल की राजधानी रह चुकी है। पूहर या कावेरी पट्टनम एवं उरेयूर। पूहर कहिए या कावेरी पट्टनम कहिए एवं उरेयूर रह चुकी है चोल की राजधानी। चोल की राजधानी कौन कौन रह चुकी है? पूहर या कावेरी पट्टनम कहिए एवं उरेयूर कहिए। पांड्य की राजधानी कोकई रही है, मदुरई रही है। पांड्य की राजधानी कोकई रही है, मदुरई रही है। पांड्य की राजधानी मदुरई रही है एवं कोकई रही है, ककई रही है। पांड्य की राजधानी कौन कौन रही है? कोकोई एवं मदुरई। पांड्य की राजधानी कौन कौन रही है? पांड्य की राजधानी कौन कौन रही है? पांड्य की राजधानी कौन कौन रही है? कोकोई एवं मदुरई रही है। चोल की राजधानी कावेरी पट्टनम एवं उरेयूर रही है। चेर की राजधानी करयूर रही है या वांजी रहा है। ओके दोस्तों, मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? विशाख दत्त है दोस्तों। मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? विशाख दत्त है। विशाख दत्त है। तलबीसा वाला मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक कौन है? विशाख दत्त है। मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? विशाख दत्त। विशाख दत्त ने कौन सा पुस्तक लिखा है? मुद्रा राक्षस। विशाख दत्त ने कौन सा बुक लिखा है? विशाख दत्त ने कौन सा बुक लिखा है? मुद्रा राक्षस। विशाख दत्त ने कौन सा बुक लिखा है? मुद्रा राक्षस। विशाख दत्त ने कौन सा बुक लिखा है? मुद्रा राक्षस। बौद्ध, जैन या ब्राह्मण धर्मों में कौन सी धारणा एक जैसी है? कर्मवाद का सिद्धांत। बौद्ध, जैन एवं ब्राह्मण धर्म कौन सी एक जैसी सिद्धांत है? तो कर्मवाद का सिद्धांत दिया हुआ है। बौद्ध, जैन और ब्राह्मण धर्म में कौन सी एक जैसी धारणा है? कर्मवाद का सिद्धांत दिया हुआ है। बिहार महान धार्मिक केंद्र किसके के लिए? सिखों के लिए, बौद्धों के लिए भी या जैनों के लिए? बिहार महान धार्मिक केंद्र किसका है? सिखों के लिए, जैनों के लिए या बौद्धों के लिए? सिखों के लिए, बौद्धों के लिए, जैनों के लिए है। सुमेलित कौन नहीं है? देखिए, हिंदू धर्म गीता से है, मुस्लिम धर्म बाइबल कुरान से, बौद्ध धर्म धम्मपद से है। बौद्ध धर्म किससे है? धम्मपद। ओके, बौद्ध धर्म का पवित्र किताब कौन है? धम्मपद। बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध ग्रंथ है धम्मपद। जिस प्रकार गीता है उसी प्रकार धम्मपद है बौद्धों के लिए। और जैन धर्म के लिए आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जो कि गलत आंसर मिला हुआ है, ठीक है। तो मिल गया। महान धर्म केंद्र है बिहार, जैन, सिखों और बौद्धों के लिए भी। बौद्ध धर्म, जैन धर्म और ब्राह्मण धर्म में कौन सी एक जैसी धारणा है? कर्मवाद का सिद्धांत। मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? विशाख दत्त। विशाख दत्त ने कौन सा पुस्तक लिखा है?
विशाख दत्त ने कौन सा पुस्तक लिखा है? मुद्रा राक्षस। चेर की राजधानी करियूर थी या वांजी कहिए। चोल की राजधानी पुहर कहिए या कावेरी पट्टनम कहिए। उरेयूर। पांडे की राजधानी मदुरई थी। कोकई।